नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग समलंब चतुर्भुज चौथे आकृति समलंब चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न बनने वाले हैं, टफ बिल्कुल नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपके पास फार्मूला रहेगा, याद रखना है आपको और उस हिसाब से आपके पास प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। सिलेबस में आपके घन, घनाभ और बेलन के बारे में विशेष रूप से दिया गया है। मैं आपको अभी के क्लास में घन और घनाभ का सूत्र बताऊंगा, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं जी हम लोग समलंब चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट के साथ। तो समलंब चतुर्भुज कहते किसको हैं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके किन्हीं दो भुजाएं समांतर रूप में हों और अन्य दो भुजाएं किसी भी रूप में रह सकते हैं, चाहे टेढ़े रहेंगे चाहे सीधे रहेंगे, जैसे भी है, लेकिन दो भुजाएं क्या रहेंगे? समांतर रूप में रहेंगे। अब समांतर का अर्थ क्या है? अगर एक भुजा ऐसा है तो उसके सामने वाला भुजा रहना चाहिए सेम उसी दिशा में। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ रहना चाहिए। ऐसे रहेगा तो फिर वो नहीं हो जाएगा, फिर समांतर नहीं कहलाएगा वो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया ए और बी क्या है? एक दूसरे के समांतर है। बाकी जो दो भुजाएं हैं वो क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे टेढ़े टेढ़े दिख रहे हैं। मतलब इस प्रकार के चतुर्भुज को क्या बोला जाता है? समांतर चतुर्भुज, जिसमें एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर एक विकर्ण है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर क्या है? दूसरा विकर्ण है। ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर एक विकर्ण और अन्य विकर्ण कौन सा होगा? दूसरा कॉर्नर से लेके और एक कॉर्नर तक। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। अब क्या है इसका हाइट क्या होगा? दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वही क्या होगा? इस समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई होगा। ठीक है, इतनी बात अब आपको दिमाग में रखना है। फार्मूला फिर आ गया, फार्मूला की बात। फार्मूला को याद कैसे रखना है? तो एरिया क्या होता है? एरिया का ही फार्मूला है, दो फार्मूला है। एक तो एरिया का फार्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी कोष्टक में फिर गुना क्या? इसके ऊंचाई का। ठीक है, इनका ऊंचाई क्या है? मान लो h है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, इनका ऊंचाई क्या है? h है, तब की बात है। तो a प्लस बी कोष्टक में गुना h टोटल का क्या? बटे 2, यही तो लिखा मैं यहाँ पे। तो एरिया का फार्मूला हो गया ये एक चीज़। अब आपको मान लो आपको a b h वगैरह का मान नहीं दिया है, लेकिन आपको मान दे दिया गया है विकर्णों का, तो उसके लिए भी एरिया का फार्मूला निकाल सकते हैं वहाँ पे कि एरिया इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। बस ये दो फार्मूला है और इस दो फार्मूले पे ही आधारित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम लोग चुपचाप सॉल्व करते हैं सूत्रों के माध्यम से। ठीक है, क्या क्या दिया देखना। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्या दिया गया है? ये आपका एक समलंब चतुर्भुज हो गया। समांतर भुजा कौन कौन सा हुआ? इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी। तो समांतर भुजाएं हो गए कौन कौन से? ए बी और सी डी। तो एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्या है? 2:3 के अनुपात में है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर ही होगा करके। हाँ, हो सकता है 2 सेंटीमीटर हो तो ये होगा 3 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये क्या होगा? आपका 6 सेंटीमीटर होगा। अनुपात क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो उसके साथ 2 के साथ 3 के साथ किस राशि का गुना होना है वो नहीं पता है मेरे को। तो मैं क्या मान लेता हूँ, ये ए बी भुजा जो है वो है मान लो 2x लंबाई का, तो DC या CD भुजा क्या हो जाएगा? 3x लंबाई का। ठीक है, उनके मध्य की दूरी क्या है? मतलब कि हाइट कितना बोला गया है यहाँ पे? h इक्वल टू कितना दिया गया आपको? 12 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया? यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया दे दिया गया है आपको। इसका एरिया क्या है? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो समांतर भुजाओं में लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? लंबी भुजा क्या है? 2x है कि 3x है? भाई बड़ा मान है तो वही लंबी भुजा है 3x का मान आपको पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो बनाते हैं, कैसे बनेगा? अपने को क्या पता है? एरिया इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू ए बी, ए प्लस बी बोल लो या ए बी प्लस सी डी बोल लो इसी को। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए बी प्लस सी डी इंटू क्या है? हाइट h
मान रखा जाए एरिया का मान पता है मेरे को 480 इंटू 2 कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि 1/2 इसके साथ गुना में है तो इधर आ जाएगा 1/2 में नीचे वाला 2 क्या है इसके साथ भाग में है तो उस पर जाएगा, एरिया के साथ क्या हो जाएगा फिर वो गुना हो जाएगा। तो 480 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या है, ए बी का मान 2x प्लस सी डी का मान 3x, तो 2 और 3 5x हो गया, गुना क्या है हाइट का मान 12। कुछ नहीं करना है, बस इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इस पर तिरिया गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 480 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 12। सॉल्व कीजिए, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 40 बार में गया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी कितना मिल गया 16। ये तो मिल गया x का मान। आपको पूछा गया प्रश्न में 3x का मान, लंबी भुजा पूछा गया ना, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 3 गुना 16, 3x का मान 3 गुना 16, तो ये बन गया अपने पास 48 सेंटीमीटर आ जाएगा अपने पास आंसर। सरल प्रश्न है, लेकिन आपको बनाना कैसे है, उसको बनाने के लिए आपको क्या याद रखना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए। तो सभी फार्मूले को एक जगह रखिए, यहाँ से आपके पास 2 से 3 प्रश्न बिल्कुल आएंगे आपके एग्ज़ाम में, एक प्रश्न बस नहीं दिया जाएगा, 2 से 3 प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए शॉर्ट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ अब मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है देखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि किसी एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। कैसे निकल सकता है, a इक्वल्स टू 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण का मान आपको दे दिया गया है, दूसरे विकर्ण का गुणा करना है उसमें, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, मौखिक रूप से निकाल सकते हो। देखो बिल्कुल मैं पेन नहीं चलाऊंगा और इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। a का मान कितना दिया है 10, a का मान दिया है आपको 150, 150 के साथ गुना हो जाएगा 2 का, ठीक है। तो 300 मिल गया आपको बराबर के एक तरफ। 300 के बराबर क्या आएगा, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल में से एक विकर्ण क्या है, एक विकर्ण है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर गुना दूसरा विकर्ण, 10 सेंटीमीटर गुना दूसरा विकर्ण बराबर में क्या आएगा 300, बराबर में आएगा 300 मीटर स्क्वायर में चल रहा है ये, 300 आ गया बराबर में, इधर चल रहा है 10 गुना दूसरा विकर्ण, तो 10 को इधर लाओगे 300 के बटे में तो आपको दूसरा विकर्ण मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। खत्म। अब इतना सबक था, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं क्या क्या बोला अभी, गणित आपके दिमाग में नहीं खेला, तो आप इस फार्मूले को लगाइए। विकर्णों का गुणनफल क्या क्या है, एरिया का मान कितना दिख रहा है आपको 150 इक्वल्स टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, विकर्णों का गुणनफल ये 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास 300 इक्वल्स टू D1 का वैल्यू कितना है 10 इंटू दूसरा विकर्ण D2, यहाँ से सॉल्व करोगे कितने बार में भाग गया 30 बार में, D2 का मान मिल गया, खत्म, इतने में सॉल्यूशन। अब इतने को आप पेन चला के भी सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आपके हाथ से के स्पीड से आपका दिमाग का स्पीड ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। अगर आपसे जितना सॉल्व हो पा रहा है दिमाग से उतना सॉल्व कीजिए। ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का आंसर। अपन तीसरे प्रश्न के बारे में बात कर देते हैं। अब क्या है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा ना कौन सा चतुर्भुज बोला जा रहा है उस चीज़ को विशेष रूप से आपको वहाँ पे पढ़ना है। अब समलंब चतुर्भुज कहते ही किसको है यही नहीं पता है आपको, तो बनाओगे कैसे क्वेश्चन फिर। और अगर समलंब चतुर्भुज पता भी है तो आपको और क्या पता रहना चाहिए, उससे संबंधित सभी सूत्र याद रहना चाहिए, तभी तो आगे चीज़ें डील हो सकती है ना, ठीक है। तो एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है अपने को 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई कितना दिया गया है अपने को, ऊंचाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। यदि आधार में से एक 7 सेंटीमीटर तो अन्य आधार की लंबाई क्या है। क्या क्या दिया गया है प्रश्न में, आपको समझ में क्या क्या आ रहा है। ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें आपको दिया गया है इसका एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितना दिया गया, हाइट कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि आधार में से एक 7 सेंटीमीटर, आधार आपके पास 2 है, एक तो ये है और एक तो ये वाला है, इसको नाम दे दिया जाए A B C D। तो ए बी एक आधार हो गया, सी डी क्या हो गया एक आधार हो गया। यदि आधार में से एक 7 सेंटीमीटर है, अब इसमें से मान लो ये क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो अन्य आधार की लंबाई क्या है,
तो आपको किसका मान बताना है, सी डी का मान बताना है। किस फार्मूले से जा सकते हो, जिसमें आप एक भुजा का मान निकालोगे। तो ये पहला फार्मूला आपको दिख रहा है, ए का मान पता है इसमें, एच का भी मान पता है इसमें, एक आधार का भी मान पता है इसमें, एक आधार का बस मान नहीं पता है, तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। फार्मूला लगाया जाए, आंसर पाया जाए, a इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए का मान कितना दिख रहा है अपने को, 24 गुना 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर दो के साथ गुना हो गया 24 का, a प्लस बी, तो ए का मान लो अगर इसको 7 को बोल रहे हो तो 7 क्या हो गया, ए का मान ए बी प्लस सी डी ही तो है ही, 7 प्लस ये क्या हो गया सी डी का वैल्यू, तो ये दूसरा बेस हो गया, ठीक है, दूसरा आधार। एच का मान कितना दिया गया है आपको, 3 दिया गया है। फिर यहाँ पे गुना में 3 है, तो उसको सॉल्व करने के लिए 24 गुना 2 बटे में क्या ला दिए 3, बराबर में क्या चल रहा है 7 प्लस सी डी, और सॉल्व कीजिए 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, 16 के बराबर क्या है 7 प्लस सी डी, 7 इस पर आएगा तो 16 माइनस 7 इक्वल्स टू मिल गया सी डी। सी डी क्या है, दूसरा बेस, तो 16 माइनस 7 क्या मिल जाएगा आपको, 16 माइनस 7 की बात किया जा रहा है तो अपने को मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए आंसर, सी डी का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है, और ऐसी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से फार्मूले को याद रखिएगा, और फार्मूले में कौन सा अननोन राशि का मान निकालना है। तो अगर उस फार्मूले में 2 अननोन राशि है, अज्ञात राशि 2 हैं, तो कैसे निकालोगे, अज्ञात राशि रहना चाहिए सिर्फ एक। अगर मान लो 2 अज्ञात राशि हैं उसमें, तो आपको किसी और एक फार्मूले से एक अज्ञात राशि का मान निकालकर पहले वाले फार्मूले में रखना पड़ता है, फिर ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं चल रहा हूँ घन और घनाभ के कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट ही बस सीखना है, अगले क्लास से इससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे, और पिछले बार आपके एग्ज़ाम में इससे जो प्रश्न आए हैं उसको भी कवर करेंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूँ। घन और घनाभ क्या है आपके पास, तो घन घनाभ क्या होते हैं, 6 पृष्ठों से बंद यह एक क्या होता है, संरचना होता है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना, ये चौक का जो डिब्बा है वो दिख रहा है, ये क्या है, एक घन या घनाभ का रूप है। फिलहाल ये घनाभ है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है इसका, ठीक है। मैं मान लेता हूँ अभी ये घन है, घन बोलो चाहे घनाभ बोलो, दोनों का आकृति आपको अलग अलग सिर्फ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के कारण लगेगा। घन की आकृति क्या रहेगी, जैसे आप क्यूब खेलते हो ना, क्यूब खेलते हो, वो डाइस जमाने वाला जो रहता है आपके पास, वो क्या है आपका एक घन है, ठीक है, जिसको घन को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब बोला जाता है, ठीक है। अब क्या किया जाए, देखो ये एक फेस हो गया इस घन का, या घन का क्या हो गया, एक फेस हो गया, और पीछे वाला फेस क्या हो गया, दूसरा फेस हो गया। ध्यान से देखते रहिए, 2 फेस हो गए, मतलब कि 2 फलक इधर, और ऐसी 2 फलक नीचे और ऊपर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो फलकों की संख्या कितनी होती है घन में या घनाभ दोनों में, कितना होता है, 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा, इसी पे आधारित आपका एग्ज़ाम में प्रश्न आया हुआ है। ये क्या है आपका घन है, जिसमें क्या होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा इसका समान रहेगा। ये क्या हो गया घन, जिसमें a है अगर इसका डिस्टेंस, तो चौड़ाई भी क्या रहेगा a, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक a b c, और इसको मैं मान लेता हूँ d। तो ए बी का वैल्यू जितना रहेगा, बी सी का वैल्यू भी उतना रहेगा, बी डी का भी वैल्यू उतना ही रहेगा। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर समान रहे किसी 6 पृष्ठों से बंद संरचना में, तो वह संरचना क्या कहलाएगा आपका, एक घन कहलाएगा। और ऐसा थोड़ी है कि a का मान यही बस है, a का मान, और ये भी है a, ये भी है a, ये a, ये a है,
तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ऊंचाई ऊंचाई की बात करूँ, 4 ऊंचाई, 4 लंबाई और 4 चौड़ाई मिलने वाले हैं। ए ए ए और ये ए। ये तो हो गया आपका घन। क्या हो गया? घन। घनाभ के लिए बनाया जाए, घनाभ क्या है आपका? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएंगे उसमें? अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका घनाभ। ठीक है, ये क्या है आपका? घनाभ संरचना है जिसमें क्या होंगे? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहेंगे? अलग अलग। जिसमें से ये ए हो गया, बी, सी और ये डी। तो ए बी का वैल्यू अगर ए बी का लंबाई ए सेंटीमीटर, तो चौड़ाई का मान बी सी का मान क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई बी डी का मान क्या हो जाएगा? सी सेंटीमीटर। मतलब अलग अलग है, अलग अलग है इन लोगों का जो दूरी है वो अलग अलग है। ठीक है, क्या किया जाए? अब अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है। घन हो चाहे घनाभ हो, घन हो चाहे घनाभ हो, उसमें 6 फलक रहते हैं। तो फलकों की संख्या क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फलकों की संख्या। फलकों की संख्या, इसी पे आधारित प्रश्न आया है। फलकों की संख्या कितना है? 6 पृष्ठ हैं, 6 फलक हैं या 6 फेसेस हैं बोलेंगे। ठीक, एक बात ये। और क्या है? दूसरा चीज़, कॉर्नर का संख्या कितना है? कॉर्नर मतलब कि उसका कॉर्नर में किनारा, जो एक को होगा कॉर्नर मिलेगा और एक मिलेगा आपको किनारा मिलेगा। तो कोने की बात किया जाए, कॉर्नर मतलब कि कोना, तो कितने कोना मिलेगा आपको? 1 2 3 4 कोना मिलेगा। वैसे ही नीचे में मिलेगा आपको 1 2 3 4। ये 4 कोने आपको मिलने वाले हैं। तो कितना हो गया? 4 4 8 कोना हुआ। तो कोनों की संख्या, कॉर्नर की संख्या कितना है? 8। वैसी किनारों की संख्या को आप गिनती लगाओगे, किनारों की संख्या, तो वो मिलेगा आपको 12। अब किनारों की संख्या को कैसे गिनती लगाया जाए? किनारों की संख्या देख रहे हैं, ये जैसे आपको फेस दिख रहा है, इसमें ये फेस आपको दिख रहा है। तो किनारे कौन कौन से होंगे आपका? ये 1 किनारा, ऐसे 2 किनारा, वैसे 3 किनारा और ऐसे 4 किनारा। तो इधर दिख गया 4 किनारे। इधर पीछे साइड आएंगे तो फिर इधर 4 किनारे मिलेंगे। 4 किनारे इधर मिले, 4 किनारे इधर मिले, 4 4 8 हो गया। अब बचा आपके पास 9 किनारा। ये 10 किनारा नहीं, इसको तो आप इसमें गिन चुके हो, और ये 11 किनारा नहीं, इसको तो आप पीछे में गिन चुके हो। तो कितना बोले हैं? 4 इधर, 4 इधर, ये 8, ये 9, ये 10 और ये कितना बोल रहे हैं हम लोग? 4 इधर हुआ पीछे के किनारे में, 4 सामने हो गया, 8 हो गया। तो ये हो गया 9 10 11 और नीचे करके 12। तो टोटल कितने किनारे हो गए? 12 किनारे होते हैं। घन या घनाभ में कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। अब फार्मूले की बात करते हैं। घन का जो फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलने का अर्थ क्या है कि अगर मैं रस्सी बांधना चालू करूं, यहाँ से अगर मैं रस्सी बांधना चालू करता हूँ और सीधा सीधा जाऊँ तो मैं कुछ ऐसे रस्सी बांधूंगा, या फिर मैं ऐसे रस्सी बांध सकता हूँ। रस्सी जब मैं बांधूंगा सीधा सीधा तो 4 फलक क्या होंगे? केंद्रित होंगे। 4 फलकों को ही आप घेर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? एक फेस से दूसरा फेस का लगा होना। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इससे कौन कौन लगा हुआ है? अगर मैं ऐसे रस्सी बांधना चाहता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, ये एक फेस, फिर ये दूसरा फेस, फिर ये तीसरा फेस और फिर ये चौथा फेस। आप फिर वापस उसी फेस में पहुँच जाओगे। मतलब ऐसे रस्सी बांधना चालू करूँगा तब ये हो जाएगा 4 फेस मिलेंगे। अब मान लो मैं ऐसे बांधना चाहता हूँ रस्सी को, तो क्या होगा? आपका एक फेस, फिर दूसरा फेस, तीसरा और ये चौथा। मतलब कि आप कहीं से भी घूमना स्टार्ट करो, आपको एडजेसेंट फेस कितना मिलेंगे? 4 मिलेंगे। किसमें बोल रहा हूँ? घन में। घन में 4 किसका एरिया? एक फेस का एरिया। एक फेस का एरिया क्या है? ए स्क्वायर। और सेम सभी फेस का एरिया क्या है? ए स्क्वायर है, क्योंकि ये घन है। घन में क्या है आपका? लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए। तो ए लंबाई गुना ऊंचाई होता है, लंबाई गुना ऊंचाई बोलो या फिर लंबाई गुना चौड़ाई बोल सकते हो। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई किसका होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। ये क्या है? एक वर्ग ही तो है, जिसमें आप क्या बोल सकते हो? लंबाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई ए, ऊंचाई ए, कितना मिल जाएगा आपको? ए स्क्वायर मिल जाएगा।
एक फेस का एरिया, आप पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए घूम रहे हो और 4 पृष्ठ मिले हैं आपको, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया 4a² हो गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a², क्योंकि 6 फेसेस हैं और हर एक फेस का एरिया कितना है a² है। a² क्यों है, क्योंकि हर एक फेस क्या है घन में, हर एक फेस क्या है घन में एक वर्ग के भांति होता है, मतलब वर्ग ही होता है। ठीक, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, ये इधर से वर्ग हो गया, पीछे से वर्ग हो गया, नीचे से हो गया, ऊपर से वर्ग हो गया। तो 6 ठोक आपको क्या मिलने वाले हैं, वर्ग वाले सतह मिलने वाले हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a² हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या बन जाएगा a³। और घन के विकर्ण की लंबाई, इसको अच्छे से याद रखिएगा, घन के अंदर अगर मैं यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई का चौक डालने का प्रयास करूँ मैं अंदर में, तो मैं कैसे डाल पाऊँगा, इस घन के एक कॉर्नर से लेके इस घन के निचले सतह के एक कॉर्नर तक लंबे क्या डाल सकता हूँ मैं, चौक को डाल सकता हूँ। ठीक है, उतने लंबे चौक को मैं क्या कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। इसलिए सब विकर्ण की सबसे लंबी लंबाई करके बोला जाएगा, मतलब कि घन के विकर्ण की लंबाई आपको पूछा जाएगा तो उसका फार्मूला है, अच्छे से याद रखिएगा, √3 × a। √3 अलग से है, √3 अलग से है और उसके बाहर में है a को अंदर में शामिल मत कर लीजिएगा 3 के साथ। ठीक है, अब समय की थोड़ा सा कमी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अगले क्लास में बताऊँगा। घनाभ का संरचना देख लिया, यहाँ पे इसका सूत्र लिखा हुआ है, उसको मैं अगले क्लास में समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा अच्छे से। मिलते हैं अगले क्लास में और पूरा अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।